कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने हमारी दोनों की राम राम। विनोद भाई। हाँ प्रीतम भाई, आज जो कार्यक्रम है वो भाइयों के साथ साझा करें, तो क्या क्या जानकारी आज हम करने जा रहे हैं? प्रीतम भाई, आज कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पॉलीटनल विधि का सब्जी उत्पादन में महत्व। पॉलीटनल। और दूसरी जानकारी क्या रहेगी? दूसरी आज चर्चा करेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में जी। और साथ ही मौसम और दूसरी जानकारियां भी भाइयों के लिए होंगी, मनोरंजन भी होगा। लेकिन पहले भाई बात पॉलीटनल की। पॉली मतलब छोटी, टनल, टनल मतलब सुरंग। तो अब यह जो है सब्जियों खातर कैसे उपयोगी है? हमारी जो सब्जियां हैं, खासकर कद्दू वर्गीय सब्जियां, उनकी जो बुआई है साल में 2 बार होती है। फरवरी मार्च का महीना हो गया, जून जुलाई का आमतौर पे ऐसे भाई करे हैं। इस डाल से जो अप्रैल से नवंबर महीने के बीच है उसमें फलों की आवक ज़्यादा होती है और उपज के दाम फिर घाट मिले हैं किसान ने। लेकिन अगर इस समय ते न्यारा जो समय बच गया उसमें हम पैदावार ले सकें तो भाई उस उपज के दाम ठीक मिल सके हैं बाजार में। उसे खातर पॉलीटनल की बात हम कर रहे हैं। यह एक सस्ती आसान तकनीक है। इसमें जो कद्दू वर्गीय हमारी सब्जियां हैं उनकी बुआई ज़्यादा ठंड वाले महीनों जैसे दिसंबर और जनवरी में भाई करके आसानी से फरवरी और मार्च में समय से पहले ज़्यादा पैदावार ले सके हैं, बाज़ार से अच्छे जो है भाव उसके प्राप्त कर सके हैं। और प्रीतम भाई देखो, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यह लाभ देती है, क्योंकि 2-3 महीने के बाद हम इसमें सब्जी ले लेते हैं। और आवश्यक निर्माण सामग्री की अगर हम बात करें जी, तो आधार निर्माण यानी कि जो फ्रेम की हम जब बड़ा बात कर रहे हैं तो इसमें 3 से 5 मिलीमीटर मोटाई का लोहे का तार या फिर यो ना हो तब बांस की डंडिया तक हम काम चला लेवे है। ये तो हमने बात करी आधार निर्माण यानी कि जो फ्रेम तय। अब बात कर रहे हो कि पॉलीटनल कैसे बनाए, क्या क्या इसमें इस्तेमाल होएगा, उसमें आप बता रहे हो कि आधार निर्माण 3 से 5 मिलीलीटर मोटाई वाला लोहे का तार या बांस की जो है डंडियां वो इस्तेमाल होंगी। बिल्कुल। और इसी तरह जो ढापने की बात कर रहा था, इस तरह हमने 100 गेज मोटाई की अर्ध पारदर्शी पॉलीथीन शीट हमना चाहिए, यानी कि इसने ढक सके 100 गेज मोटाई की। इसका ज़रूर हमने ध्यान रखना चाहिए। और ये तो बात करी हमने निर्माण सामग्री की, यानी आधार निर्माण फ्रेम तय और उसने ढापण तय। और इब हम बात कर रहे हैं निर्माण विधि की या भाई बनाई क्यों कर जावे जी। तो इसकी बात जब हम करें तो लोहे के तार को लगभग 1 मीटर लंबाई के टुकड़ा में काट कर इनके जो गोलाई युक्त अर्ध चंद्राकार हूप तैयार कर लेते हैं और इन हूप के दोनों सिरा को मट्टी में 7 से 8 सेंटीमीटर रोपते हुए
पानी की जो नाली की लंबाई के ऊपर एक छतनुमा फ्रेम हम तैयार कर देवा है जी। और हर हुप के दोनों सिरों के बीच की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना चाहिए। साथ ही जो 2 हुप के बीच की जो दूरी है उसकी अगर बात करें तो 0.5 मीटर की दूरी इसमें ज़रूर होनी चाहिए। और जो रोपे गए हुप की धरातल तय ऊंचाई की बात करें यानी कि नीचे तो ऊपर की, तो इसमें 0.5 मीटर की इसमें ऊंचाई इसमें होनी चाहिए। तो भाई ये तो विनोद भाई ने बात करी कि जो हम हुप इस्तेमाल करेंगे किसमें कितनी दूरी रखनी है। अब जो भी हम संरचना बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर पॉलीथीन शीट से ढक के दोनों सिरों ने मिट्टी में दबाना है और थोड़ा इसके ऊपर तान के बिछानी है। ये जो हम पॉलीथीन की शीट ले रहे हैं, पॉलीथीन शीट को इस ढाल से लगाना है कि अंदर ठंडी हवा बिल्कुल ना जा सके, एक गर्म वातावरण बना रहे। ठंडी हवा नहीं जाएगी तो थोड़ा सा तापमान जो है वो भी नहीं गिरेगा जिसमें हम अपनी सब्जी की फसल लेना चाह रहे हैं। अब उसमें बात यह है कि भाई घिया लौकी की कैसे फिर आगे बिजाई करें और कैसे बुआई करें। बिल्कुल। और जब बीज की या फिर पौधे की बुआई या फिर रोपाई की जब हम बात करें तो तैयार की हुई पॉलीटनल के अंदर पानी की जो नाली है यानी 1 फीट चौड़ी और 1 फीट गहरी के दोनों सिरों की लंबाई के समानांतर बुआई यानी हमने इसमें रोपाई कर देनी चाहिए। हम बात करें पॉलीटनल में जो घिया या फिर लौकी की खेती की जो क्रियाविधि है उसकी बात कर रहे हैं और इसमें जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी की बात करें तो इसमें 60 सेंटीमीटर इसमें दूरी होनी चाहिए। और जड़े तक बैल फैलाव वाली क्यारी की चौड़ाई की बात करें तो इसमें प्रीतम भाई 2 मीटर इसमें चौड़ाई होनी चाहिए जी। और बुआई का समय भाई मध्य दिसंबर से लेके जनवरी के आखिरी तक भाई बिजाई कर सके हैं। बीज की मात्रा 4 से 5 किलोग्राम हेक्टेयर के लिए यानी कि 2 किलो के लगभग एकड़ के लिए काफ़ी रहेगी। और खाद और उर्वरक की बात करें तो लौकी की खेती तई 15 टन गोबर खाद, 50 किलोग्राम नत्रजन और 25 किलोग्राम फास्फोरस व 25 किलोग्राम पोटाश की शुद्ध मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें डालनी चाहिए जी। और गोबर खाद 1/3 नत्रजन, पूरी फास्फोरस व पोटाश खेत की तैयारी के टाइम इसमें डालना चाहिए। और जो शेष 2/3 नत्रजन की मात्रा को 2 बार बराबर मात्रा में 1 महीने बाद वह फूल आने पर नालियों में डालकर हमने मिट्टी इसमें चढ़ा देनी चाहिए। उसके बाद भाई जो कृषि क्रियाएं इस बिजाई के बाद होंगी उनकी बात करें कि ढापी हुई जो हमारी पॉलीथीन है लगभग हर 2 मीटर की दूरी पे एक 2 सेंटीमीटर गुड़ाई का उसमें छेद करना है। रोज सुबह धूप जब भी निकल जाए पॉलीथीन ने हटा दें, शाम के समय फिर ढक दें। इस डाल जो है जो ऑक्सीजन और सांस लेने की हमारे पौधों की प्रक्रिया है वो बेहतर रहेगी। साथ ही भाई बीज बुआई या पौध रोपाई के लगभग 40 से 45 दिन बाद, क्योंकि तब तक मजबूत हो जाएगी हमारी फसल, उस पॉलीटनल को हटा दें, पॉलीथीन को हटा दें। इससे पौधे जो है आसानी से फैलाव ले सकेंगे। हर 15 दिन के अंतराल पे पौधों की भाई सिंचाई भी करनी है। और जो पॉलीटनल के अंदर खरपतवार नियंत्रण तई हमने टपका सिंचाई का उपयोग करना चाहिए और प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर खुरपी तय इसकी निराई गुड़ाई भी करनी चाहिए। और इस टाइम पौधे के जड़ क्षेत्र में कार्बनिक खाद यानी गोबर खाद या फिर जिसने कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट हम कह देते हैं उसका उपयोग हमने करना चाहिए जी। और साथ ही भाई क्योंकि सिर्फ पॉलीटनल हम ले रहे हैं इसमें भी कीट या बीमारी आएगी, उसके नियंत्रण खातर जहाँ तक संभव हो एक तो कम से कम रसायनों का सारी ही फसलों में भाइयों को छिड़काव करना चाहिए। पॉलीटनल के अंतर्गत कोई भी फसल है उसमें फिर भी जो बीमारी आती है उसमें भी कमी देखी गई है, खासकर लाल कीड़े में। तो ये इसका एक तरह से फ़ायदा है और कोई घने खर्चे की ये फसल विनोद भाई नहीं है। ये तरीका, ये तकनीक
इसमें भाई इस्तेमाल करें। और अगर ये लगता है कि नई तकनीक है या हमने पहले नहीं करी है तो भाई थोड़े क्षेत्र में पहले अपना शुरू करके देखें। 1 साल इससे अनुभव जैसा रहे भाइयों का, आने वाले सालों में उसको फिर बेहतर कर सके हैं। और फसल की अगर फल की तुड़ाई की बात करें तो अगर दिसंबर जनवरी का लिया हुआ है तो 15 मार्च के बाद जो है वो भाई अपने घिया लौकी इस डाल की जो हमारी फसल है उसकी तुड़ाई इसमें से कर पाएंगे। बिल्कुल जी, तो ये बातचीत जो है हमने पॉलीटनल पे रखी। साथ ही भाइयों को और जानकारी भी देंगे, लेकिन पहले सुनेंगे एक लोकगीत। अब ये कैसा कि इसमें कवि ने ये बताया है कि भाई किस चीज बिना क्या चीज सुनी होती है और कैसे एक भजन के द्वारा, एक उपदेश के द्वारा कैसे समझा पेश है ये उपदेश चौधरी मेहर सिंह का आपके सामने। कैसे क्या बताया? हेरा रस बिन इसके सक बिन आ सके भैया सक बिन संसार नहीं, शर्म बिन लाज लाज बिन मतलब बिन कोई यार नहीं। रस बिन इसके सक बिन आ सके आशिक बिन संसार नहीं, शर्म बिन लाज लाज बिन मतलब बिन कोई यार नहीं। रस बिन इसके आशिक बिन संसार नहीं, शर्म बिन लाज लाज बिन मतलब बिन कोई यार नहीं। अरे धन बिन दान दान बिन दाता दाता बिन दर सुना है, सत्य बिन मर्दी मर्द बिन तिरिया तिरिया बिन घर सुना है। अरे रण बिन सूरा सूर्य बिन तेगा तेगे बिन कर सुना है, तप बिन कर्म कर्म बिन किस्मत किस्मत बिन नर सुना है। अरे तप हठ बिन हारे हार बिन हारी अठ बिन हारे हार बिन हारी, तेरा हारी बिन वो सियार नहीं। शर्म मतलब बिन कोई यार नहीं। रस बिन इसके आशिक बिन संसार नहीं, शर्म बिन लाज बिन मतलब बिन कोई यार नहीं। शशि बिन रन रहन बिन तारे तारा बिन गगन सुना है, मोह बिन मेरे मेरे बिन ममता ममता बिन मन सुना है। येरे गुल बिन बाग बाग बिन बुल बुल ये सब गुलशन सुना है, रंग बिन रूप रूप बिन जोबन बिन तन सुना है। हक बिन हुक्म हुक्म बिन हकम रे हक बिन हुक्म तेरा हकम बिन हकदार नहीं। शर्म बिन लाज लाज बिन मतलब बिन कोई यार नहीं। रस बिन इसके आशिक बिन संसार नहीं, शर्म बिन लाज लाज बिन मतलब बिन कोई यार नहीं।
बिन जारी जारी बिन उत पात नहीं ये छल बिन द्वेष द्वेष बिन काटल बिन खुल गाट नहीं सजनी बिन साजन साजन बिन सजनी सजनी रह एक साथ नहीं तेरा सजनी बिन साजन साजन बिन सजनी सजनी रह एक साथ नहीं तेरा दुख बिन दर्द दर्द बिन दुखियार दुख बिन दर्द बिन दुखियार तेरा दुखिया बिना पुकार नहीं क्रोध बिना अभिमान नहीं गुण बिन कदर कदर बिन शोभ्या बिना सम्मान नहीं ये भजन बिन भक्त भगत बिन भक्ति बिना कल्याण नहीं अरे सुर बिन साज साज बिन गाना गाने बिन तुक तान नहीं अरे ज्ञान ज्ञान बिन मेर संग गुरु बिन ज्ञान ज्ञान बिन मेर संग और दया का सत्कार नहीं और भाई मतलब इनको यार नहीं, ये थे रणबीर सिंह और साथी भाई। बात करेंगे मौसम की। अधिकतम जो तापमान आज का रहा 19 डिग्री, न्यूनतम 6 और कल का भी तापमान 19 और 7 ही रहने की संभावना है। अगले 2-3 दिन में तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी और वीरवार तक जाके जो है लगभग वीर शुक्र को भाई थोड़ी सी बरसात की भी संभावना बन रही है। अभी 3-4 दिन मौसम साफ रहेगा। और भाई कल के जो हमारे कार्यक्रम रहेगा, दिन रविवार है, थारी चिट्ठी हमारे गीत आप सुन पाएंगे हमारे कुरुक्षेत्र केंद्र से। साथ ही भाई अगली हमारी चर्चा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। तो प्रीतम भाई देखो, चर्चा तो हमने पॉलिटिनल विधि का सब्जी उत्पादन में महत्व में बढ़िया जानकारी कर ली। और अब अगली जो चर्चा जिस तरह आप ने बताई, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रीतम भाई देखो, सरकार की तरफ से समय समय पर ये जो सूचनाएं हैं ज़रूर आती रहती है और हम विज्ञापन जो समाचार के माध्यम से या फिर समाचार पत्रों के माध्यम से हमने ये जानकारी मिलती भी रहती है। और यदि हम देखें तो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की हम बात क्यों ना करें, सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं होती है और समाज कल्याण विभाग है, उसके माध्यम से हम अपने को एक गरीबी से ऊपर उठा सकते हैं, यानी कि अपने को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो मजदूरी जो व्यक्ति करते हैं तो रोज़गार मंत्रालय की तरफ से भी है, वो उनकी एक कॉपी भी बनती है। और इसी तरह जो एजुकेशन की हम बात करते हैं तो जिनके गरीब व्यक्तियों के जो बच्चे जिस तरह स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकार की तरफ से मुफ्त शिक्षा भी मिलती है, उनको कपड़े भी मिलते हैं। और इसी तरह जो बीए तक का अगर जो हम बात करें तो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं जो बेटे और बेटी को बराबर हिस्सेदारी हमेशा मिलती है। वह बात कभी भी नहीं है कि भाई आजकल भेदभाव वाली बात है। तो जी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की तरफ से समाज कल्याण विभाग हो या फिर शिक्षा विभाग हो या कोई भी विभाग हो, उसमें हम हमेशा गरीब कल्याण रोजगार अभियान को आगे बढ़ाते हैं। जी, और रोज़गार की जो बात है तो भाई कोविड के वक्त भी रोज़गार की ज़रूरत पड़ी, बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई है। उसमें
सरकार ने ये भी योजना चलाई थी कि जहाँ जो व्यक्ति रह रहा है उसके नज़दीक ही उसको काम मिले। महात्मा गांधी जो नरेगा योजना है उसके तहत भी रोज़गार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो भाई जो है अपने आप को थोड़ा सा शिक्षित रखें इन मामलों में और अपने रोज़गार के लिए कोशिश करें। साथ ही भाई चलते चलते बात, क्योंकि गेहूं की हमारी मुख्य फसल है, उसके बारे में भी करेंगे। रबी के मौसम में हरियाणा में ख़ास तौर पे गेहूं की मुख्य फसल है। गेहूं के कुल उत्पादन में 12% के लगभग जो है हरियाणा योगदान करता है। और इसमें जो कीट आ रहे हैं, जो आजकल के दिनों में आते हैं, उनके बारे में बात हम कर रहे हैं। दीमक, विनोद भाई, एक कीट आता है, बिजाई के तुरंत बाद आएगा और फसल पकने के समय तक नुकसान ये पहुंचाता है। आमतौर पे हल्की ज़मीनों में कम नमी और ज़्यादा तापमान की अवस्था में बहुत अधिक नुकसान इससे होता है। ये पौधे की जड़ों को क्षतिग्रस्त करते हैं और ऐसे पौधे पूरी तरह से सूख जाए हैं, आसानी से उनको उखाड़ा जा सकता है। बाद की अवस्था में जो भी प्रकोपित पौधे हैं उन पे लगी बालियों में दाने नहीं होते, ये उसमें फिर दिक्कत रह जाती है। ऐसे ही भाई चेपा, जिसने अड़ भी कहते हैं, वो भी एक कीट है जो गेहूं को नुकसान पहुंचावे है। और इस कीट के जो शिशु और प्रौढ़ दोनों ही फरवरी मार्च में बाड़ियों और मुलायम पत्तों तय रस चूसते हैं। और इसका जो प्रकोप है वो ठंड में और बादलवाई वाले जो मौसम से में ज़्यादा होता है। और जो सतही टिड्डे की यदि हम बात करें तो इसमें भी जो ये रोग से जो साधारणतः है इसे टोका कहते हैं। और जो यो कीट्स है यो जमाव के टाइम पत्तों को तथा मुलायम तने को नुकसान पहुंचाता है। और ये जो पौधे को जमीन की सतह के पास से यो इसमें काट देता है। और इसी तरह जो एकीकृत कीट प्रबंधन की हम बात करें तो खेत में गहरी जुताई करें और पिछली फसल के अवशेषों को इकट्ठा करके हमने नष्ट कर देना चाहिए। और खेत के आसपास अगर कोई दीमक की बुम्बी होता है उसको नष्ट कर दे और दीमक की रानी को इसमें हमने मार देना चाहिए। जी, तो भाई दीमक, ये आप बात कर रहे हो कि कैसे इसका प्रबंध करें। तो पहली बात तो यह आपने बताई कि भाई जुताई जो है गहरी रखें, जो भी पिछली फसल के अवशेष हैं उनको इकट्ठे करके नष्ट कर दें, या जल्दी ना करें भाई कि फटाफट गेहूं की बिजाई करनी है हमने। साथ ही भाई खेत के आसपास जो भी कोई दीमक की बुम्बी हो उसने नष्ट कर दें। और दीमक में क्योंकि रानी भी होती है उसको भी भाई मार दें। साथ ही दीमक से बचाव खातिर एक बात और किसान भाइयों ज़रूरी है कि गोबर की कच्ची खाद का इस्तेमाल ना करें। बिजाई से पहले बीज उपचार जरूर करें। जब भी गोबर की खाद इस्तेमाल करनी हो तो गली सड़ी खाद जो है वो भाइयों ने बिल्कुल पक्की खाद लेनी है। इसके लिए अगर बीज उपचार भाई गेहूं का कर रहे हैं तो भी वो जाने हैं कि क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी ताकत की जो है वो दवाई इस्तेमाल करते हैं। और उसका समय तो हालांकि अब चला गया है, लेकिन समय पे सिंचाई भी भाई देते रहें। चेपे का जहाँ तक बात है उसके प्रकोप से बचाव खातिर गेहूं की बिजाई समय पे ही करें ताकि उसमें फिर दिक्कत ना आए। साथ ही भाई नाइट्रोजन युक्त खादों का प्रयोग भी संतुलित मात्रा में करना चाहिए। और जो मित्र कीट जिसे लेडी बर्ड बीटल को बढ़ावा देना चाहिए ताकि ये हमारे दुश्मन कीटों को ख़त्म करने में हमारी सहायता कर सके। और ज़रूरत पड़ने पर जिस तरह हमने कीटनाशकों के छिड़काव की बात हम करें तो ये भी करना चाहिए। और दीमक की बात करें तो खड़ी फसल में दीमक से बचावता ही 2 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 इसी को 2 लीटर पानी में मिलाकर 4 लीटर गुड़ बनाकर इसने 20 किलोग्राम सूखी रेत में मिलाकर प्रति एकड़ इसमें छिड़काव करना चाहिए। और चेपे और यानी अल की बात करें तो इस कीट को लेडी बर्ड बीटल की काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लेती है। इसके बावजूद भी अगर ऊपर के पत्ते पर चेपे के एक समूह में 10 कीट नजर आए तो 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ने 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए। और जो सतही टिड्डे की अगर जो हम बात करें तो इस कीट से बचावता ही हमने मिथाइल पैराथियान 2
डी का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें दौड़ा हमने करना चाहिए। तो साथियों, यह बात हमने गेहूं की फसल में कीट प्रबंधन की बात करी। साथ ही भाई बात गेहूं के जो करनाल बंट रोग की, ये जो है क्योंकि करनाल बंट इसका नाम इसलिए रखा गया, 1931 के आसपास ये करनाल से ही जो है रिपोर्ट हुआ था। और ये जो है मिट्टी जनित रोग है। संक्रमित बीज इस रोग को नए क्षेत्रों में फैलावे हैं। इस रोग से दानों के अंदर काला चूर्ण बन जाए है और अंकुरण क्षमता उसकी कम हो जाए है। विश्व में कई देश गेहूं का आयात करने वाले देश हैं जहां पे ये रोग नहीं है, और इसकी रोकथाम खातर भाई बीज का उपचार ही है। बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। उन्नत जो प्रतिरोधी किस्में हैं उनका भाई इस्तेमाल करें, और रोकथाम खातर खड़ी फसल में प्रोपिकोनोजोल दवाई 25 सीसी ताकत की को 0.1% घोल का छिड़काव बना के करें। तो विनोद भाई, जो कार्यक्रम किसान वाणी है उसका जो है समय यहीं तक है। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।